हेलो बनारस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? केम छो माजामा? ठंडियों के दिनों में सब माजामा ही होता है बनारस, कोई टेंशन ही नहीं। टेंशन से हमारा तात्पर्य ये है बनारस कि ऑफिस जाने या बाहर जाने से पहले परफ्यूम से काम चल सकता है। लेकिन हेलो, दैट डजंट मीन कि आपने अनहाइजेनिक हो जाना है, समझे ना? और तो और बनारस, ठंडियों में खाने पीने की भी कोई टेंशन नहीं होती, कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो हरी भरी मटर की इतनी वैरायटीज कि पूछिए मत। वैसे बनारस खाने में ना बड़ी ताकत होती है। कभी कभी लोग इसे बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। जो लोग खाना बनाना जानते हैं, मुझे लगता है कि वो किसी सैनिक से कम नहीं है, बिल्कुल फौजी की तरह। अब आप पूछेंगे क्यों? वो इसीलिए क्योंकि खाने में वो ताकत होती है कि एक बार अगर आपने किसी के हाथों का खाना खा लिया ना, तो आपका उनसे कोई ना कोई कनेक्शन, कोई राब्ता, कोई रिश्ता बन जरूर जाता है। क्योंकि जब आप सालों बाद भी कहीं किसी दुनिया के कोने में वो चीज जब खाएंगे ना, तो आप वो स्वाद याद करेंगे। खाने में ये ताकत होती है। खाना एक लौती ऐसी खूबसूरत चीज है जो मेज पर लगते ही आपके 3 सेंसेस, उसे स्मेल कर पाना, उसकी महक जो है उसे महसूस करना, आंखों को जो खूबसूरत लगे उसे देख पाना, उसके रंग कैसे हैं, और फिर स्वाद जुबान पर लगते ही तीसरी सेंस एक्टिवेट होती है। तो 3 अलग अलग सेंसेस को अप्लाई करता है। अब सोचिए, बचपन में खाया हुआ कोई स्पेसिफिक सा फूड आइटम, जैसे कि भिंडी की सब्जी किसी दोस्त के टिफिन की। इट कैन बी एनीथिंग। आपको बचपन का कोई भी ऐसा फूड आइटम जो आपने टिफिन में खाया हो। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए पराठे और आम का अचार आज भी, सालों बाद भी, चाहे स्कूल खत्म हो, चाहे कॉलेज खत्म होने के बाद, काम, ऑफिस, ये सब में वो पराठे और आम के अचार की वैल्यू आज भी उतनी ही है मेरे मन में। दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं, लेकिन उसकी एक अलग जगह है, उसका एक अलग महत्व है। और शायद महंगे से महंगे किसी होटल के फूड आइटम में वो ताकत नहीं है। स्वाद ना बहुत ताकतवर चीज होती है, और जो लोग खाना बनाना जानते हैं, खास करके जो स्वादिष्ट खाना बनाना जानते हैं, वो तो कसम से वश में कर सकते हैं। स्वाद में बहुत ताकत होती है। मम्मी, दादी या नानी के हाथ का बनाया हलवा, उसका जो जायका है ना, वो आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे ना, वो आपको उनकी याद जरूर दिलाएगा। वो आप कभी नहीं भूलते, और उस स्वाद में बड़ी ताकत होती है। कहीं जाइएगा नहीं, मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून्ड टू आपकी वाणी आकाशवाणी, मेरे यानी सना के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 9 दिसंबर 2022 और दिन है आज शुक्रवार का। तो चलिए, परवरदिगार का हर चीज के लिए शुक्र अदा करते हुए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या हो रहा है देश, दुनिया और शहर बनारस में खास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, बायोकॉन की सीईओ किरण मजुमदार शॉ और नायका की संस्थापक फाल्गुनी नायर उन 6 भारतीयों में शामिल हैं जिन्होंने फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जगह बनाई है। जी हाँ, निर्मला सीतारामन सूची में 36वें नंबर पे हैं। वो लगातार चौथी बार सूची में है। सूची में शामिल होने वाली अन्य भारतीयों में HCL टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा 53वें रैंक पर हैं। SEBI की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच 54वें और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन सोमा मॉडल 67th रैंक पर है। इसके अलावा काशी तमिल संगमम के तहत कल यानी 8 दिसंबर को यूपी और तमिलनाडु के बीच 9 किलो की प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जी हाँ, उद्घाटन प्रदेश के खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव BHU के एम्फी थिएटर मैदान के एस्ट्रो टर्फ कोर्ट पर किया गया। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तमिलनाडु से हॉकी और फुटबॉल की टीम बनारस पहुंच गई। हॉकी का उद्घाटन मैच तमिलनाडु और यूपी के पुरुष टीम के बीच होगा। आज यानी 9 दिसंबर को फुटबॉल मैच, 10 दिसंबर को बास्केटबॉल मैच, 11 दिसंबर को पुरुष क्रिकेट मैच, 12 दिसंबर को महिला टेबल टेनिस और पुरुष बैडमिंटन मैच, 13 दिसंबर को वॉलीबॉल, 14 दिसंबर को खो खो और 15 दिसंबर को कबड्डी प्रतियोगिताएं होंगी।
क्रिकेट प्रतियोगिता IIT BHU के मैदान में होगी, जबकि बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मैच विभूति नारायण इंडोर स्टेडियम में होंगे। इसके साथ ही गंगा पार रेती में बसने वाली टेंट सिटी का लुत्फ उठाने वाले सैलानियों को नए साल के पहले सप्ताह से सुविधाओं का लाभ मिल सकता है। जी हाँ, ये पूरी तरह से फ्लेक्सी होगा, मतलब कि मांग बढ़ने के साथ ही किराए की राशि भी चढ़ाव पर होगी। अस्सी घाट के सामने बस रही टेंट सिटी को कई तरह की सुविधाओं से समाहित किया गया है। ठहरने के लिए यहाँ पर स्विस कॉटेज तो होंगे ही, इसके साथ ही गेमिंग जोन, रेस्टोरेंट्स, डाइनिंग एरिया, कॉन्फ्रेंस स्पॉट, योग केंद्र, पुस्तकालय, आर्ट गैलरी के साथ ही वाटर स्पोर्ट्स, कैमल और हॉर्स राइडिंग की भी व्यवस्था मिलेगी। टेंट सिटी में स्पा और जिम, क्राफ्ट बाजार, गंगा वॉच टावर, गंगा में फ्लोटिंग कुंड सहित अन्य सुविधाएं इस पैकेज में मिलेंगी। वाह, सुनकर दिल खुश हो गया बनारस। इसके साथ ही कैंट स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर कल फ्रूट प्लाजा का उद्घाटन किया गया। अब खान पान के लिए यात्रियों की दूसरे प्लेटफॉर्म की भागदौड़ खत्म हो जाएगी। जी हाँ, तो फूड प्लाजा अब ओपन है बनारस, तो फिक्र की कोई बात नहीं। इसके साथ ही श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण उत्सव सिर्फ काशी ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी। जी हाँ, इस उत्सव पर त्रैलोक के स्वामी भगवान शंकर की भव्य और अद्भुत बारात निकलेगी। मैदागन से लेकर गंगा घाट तक 13 दिसंबर को होने वाला उत्सव देश ही नहीं, दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। मिनी भारत कहलाने वाली काशी में राजराजेश्वर के धाम के लोकार्पण उत्सव पर होने वाले आयोजनों में सर्व समाज की भागीदारी होगी। बाबा विश्वनाथ से जुड़े उत्सव की ये दूसरी शिव बारात होगी, जो अब हर साल बनारस में निकाली जाएगी। पहले लोकार्पण उत्सव को भव्य और दिव्य बनाने के लिए सर्व समाज के साथ ही काशी की संस्थाओं, लोक कलाकारों को जोड़ा गया है। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 9th of December। ईयर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में हुई। ईयर 2000 में दक्षिण कोरिया का दर्जा विकासशील देश से बढ़कर विकसित देश किया गया। इसके साथ ही अगर आज जन्मे लोगों की बात करूं तो साल 1913 में भारत की प्रथम महिला फोटो पत्रकार हुमायूं व्यारावाला, भारत के जाने माने उपन्यासकार और नाटककार कुशवाहा कांत ईयर 1918 में, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ईयर 1945 में और प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ सोनिया गांधी साल 1946 में पैदा हुई। इसके अलावा बनारस देखिए स्पेशल इवेंट्स की अगर बात की जाए तो आज है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, जो हर साल आज यानी 9 दिसंबर को इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि कैसे भ्रष्टाचार स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, लोकतंत्र, समृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। इस बात को उजागर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर मेरे साथ जुड़ चुकी हैं एक खास मेहमान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतिभा सिंह है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और विगत 9 वर्षों से बाल भिक्षुओं की शिक्षा और पुनर्वास के लिए समर्पित हूँ। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, जो दरअसल 31 अक्टूबर 2003 को अस्तित्व में आया, जब संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने भ्रष्टाचार जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत महसूस की। 14 दिसंबर 2005 से ये प्रभावित हुआ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, जिसने 5 मुद्दों पर काम किया और वो मुद्दे थे: भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना, कानून और व्यवस्था लागू करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करना और तकनीकी सहायता और जानकारियों का आपसी आदान प्रदान, ताकि भ्रष्टाचार को रोकने में जो सारे देश हैं वो एक दूसरे की सहायता कर सके। तो सन 2006 में भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर करते हुए देश में इसे लागू कर दिया था और तब से ये दिवस लोगों को भ्रष्टाचार से जागरूक करने और सजग रहने का संदेश देता आ रहा है। खैर, ये तो तथ्य था, पर दरअसल भ्रष्टाचार कहते किसे हैं और ये हमें कैसे प्रभावित करता है भला? भाई, ये तो सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके अनुचित रूप से लाभ पहुंचाकर किसी को उसके बदले में धन या अन्य सुविधाएं प्राप्त करता है, या कई बार जायज काम को भी करने के लिए धन या अन्य सुविधाएं अनुचित दबाव बनाता है और पैसे प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो ये भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी कही जाती है। अब सवाल है कि भला संयुक्त राष्ट्र को इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो हुआ यूं कि दुनिया के विकसित से लेकर विकासशील देशों में भ्रष्टाचार जो है वो विकास को अवरुद्ध करने वाले सबसे बड़े अवरोध के रूप में चिन्हित किया गया है। अपने पावर और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करके तमाम तरह की जालसाजियां व अनैतिक कार्य को अंजाम दिए जाते हैं, जिससे करोड़ों लोग आधारभूत सुविधाएं जैसे उचित स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय व तमाम सरकारी गैर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार तो कोरोना से जारी जंग जीतने में हुई कठिनाई में संकट सिर्फ स्वास्थ्य या अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ा था, बल्कि इसके लिए जो इसके नियंत्रण में असफलता लगातार मिल रही थी, उसके पीछे भी
जो सबसे बड़ा कारण था वो भ्रष्टाचार था, और शायद यही सबसे बड़ा कारण था कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन जागरूकता को लेकर के इतना बड़ा अभियान चलाने की यूएन ने जरूरत महसूस की। एक दिलचस्प बात यह है कि भ्रष्टाचार मामलों में 2021 में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 180 देशों की सूची में भारत का 85वां स्थान है। भारत में इसके लिए देश भर में एंटी करप्शन ब्यूरो की स्थापना की गई, जिनका काम ही है आम जनों की भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना और उनका समाधान करवाना। ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अफसरों को सम्मानित करना, उनको अवार्ड करना, ताकि समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। एक और दिलचस्प बात यह है कि अधिकतर आम नागरिक जो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं या पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हैं, उस समय ही भ्रष्टाचार का सबसे अधिक शिकार बनते हैं। पर इन सब बातों में एक अच्छी बात यह भी है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई भी अपनी बात को, आवाज को बुलंद कर सकता है। इसके लिए किसी भी कानूनी दांव पेच की जरूरत नहीं है, बल्कि सही समझ और समाज के प्रति अपने दायित्व के बोध का होना ही काफी है। यहाँ पर मैं खुद अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूंगी दोस्तों। हुआ यूं कि सन 2013 में मैं किसी काम से ऑटो रिक्शा से कहीं जा रही थी कि मेरे जो ऑटो चालक थे उनको एक चौराहे पर रोक लिया गया और उनको उतार कर उसके साथ सड़क पर जा रहे तमाम वाहनों से अवैध चालान काट कर वसूली की जाने लगी। तो वहां मौजूद सैकड़ों परेशान लोग जो खड़े थे वो कुछ नहीं कर रहे थे। मुझे घुटन होने लगी। मैंने बल्कि अवैध चालान वसूली के विरुद्ध वहीं पे आवाज बुलंद की। खैर, ये तो रही भ्रष्टाचार के विरुद्ध बातें। अब यहाँ पे बात उठती है कि हम एक सच्चे नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने देश को एक उन्नतिशील, एक सजग और समृद्ध राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे लगातार बढ़ें और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए दृढ़ संकल्पित हो। धन्यवाद दोस्तों। Thank you so much Pratibha ji for joining us. So this was all about today's special events and history. हाँ जी बनारस, देखिए आज शो की शुरुआत मैंने खाने से की थी, तो सोचा कि शो की एंडिंग भी कुछ यूं ही करूं। और वैसे भी कुछ भी कहिए, खाने के शौकीनों के लिए हमारा बनारस स्वर्ग है। एक से बढ़कर एक टेस्टी खाने आपको वापस बनारस आने को मजबूर कर देंगे। यूँ तो बनारस की टेस्टी फूड आइटम्स की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन समय हमारे पास थोड़ा कम है, इसलिए कुछ स्पेशलिटीज आपको आज बताती हूँ। बनारस की टमाटर चाट, आए हाय, चाट तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन गुदौलिया और लक्सा रोड का चाट थोड़ा स्पेशल है। इसके अलावा अगर आप वही सिंपल दही मलाई की लस्सी पीकर बोर हो चुके हैं और कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो जाइए मणिकर्णिका गेट के पास, जहाँ आपको 100 से ज्यादा फ्लेवर मिल जाएंगे। और अगर आपने यहाँ का मिक्स्ड फ्रूट लस्सी पी लिया तो अगले 3-4 घंटे तक आपको भूख नहीं लगेगी। जी हाँ, उसके बाद आता है नंबर भैया कचौड़ी सब्जी का। ये तो खैर बनारस का फेमस नाश्ता है। एक बात और, यहाँ 2 तरह की कचौड़ी सब्जी मिलती है। जी हाँ, बड़ी कचौड़ी में दाल की स्टफिंग होती है, तो छोटी कचौड़ी में आलू की स्टफिंग। इसे हरी चटनी और आलू की सब्जी के साथ परोसा जाता है। इसके साथ ही देखने में रसमलाई जैसा खूबसूरत और स्वाद में चटपटा मसाला दही वड़ा का स्वाद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। सांबर वड़ा जैसा दिखने वाला ये वड़ा सांबर नहीं, बल्कि दही के साथ खाया जाता है। इसका स्वाद आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और एक चीज जो आप यहाँ की नहीं भूल सकते वो है बनारस की रबड़ी जलेबी, जिसे बनारस का राजा कहा जाता है। खाना खाने के बाद मीठा खाने का मन ना भी करे ना, तो भी आप रबड़ी जलेबी खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। और तो और, आप मुगलई खाने के अगर शौकीन हैं तो बनारस के नई सड़क से होते हुए दालमंडी एरिया में ये स्वाद आपको मिल जाएगा। तो भैया ऑथेंटिक मुगलई फूड जो है वो आपने यही मिलने वाला है। इसके साथ ही यहाँ का लौंग लता, जिसे लवंग लतिका भी कहा जाता है। जब भी बनारस व्यंजनों की बात होती है तो लौंग लता का नाम जरूर आता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दूध से बनने वाला मलइयो। और ये स्वाद सिर्फ लाजवाब ही नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत लाभदायक है। आंखों के लिए ये तो वरदान से कम नहीं है बनारस। तो अगर आप बनारस से नहीं है ना, तो यहाँ आइए और स्वाद का लुत्फ उठाइए। और देखिए, वैसे भी 22 से 23 होने में सिर्फ 22 दिन बाकी हैं। तो अगर आप कुछ न्यू ईयर का प्लान कर रहे हैं तो आप बनारस जरूर आ सकते हैं। और हाँ, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा हमारी ईमेल आईडी पर pkldairvaranasi@gmail.com। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए और फटाफट से उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और देखिए अब बस मैं आपको छोड़े जा रही हूँ इस ट्रैक के साथ। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। सना दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए, जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी कि बहुत सुकून मिलेगा। ट्राई जरूर कीजिएगा। चलती हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा।